मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक बार कहा था, द डिफिकल्टी लाइज नॉट इन द न्यू आइडियाज बट इन एस्केपिंग फ्रॉम द ओल्ड वंस। यानी मुश्किल नए विचारों में नहीं है, बल्कि पुराने विचारों से पीछा छुड़ाने में है। बिल्कुल। और जब बात केंद्र और राज्यों के बीच पैसे के बंटवारे की हो, तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। हाँ, ये बहस बहुत पुरानी है। 16वें वित्त आयोग के गठन के साथ ही भारत के संघीय ढांचे की ये सबसे संवेदनशील बहस एक बार फिर सुर्खियों में है। कुछ राज्य कह रहे हैं कि वो देश की तिजोरी में ज्यादा योगदान देते हैं, पर बदले में उन्हें बहुत कम मिलता है। और दूसरे कहते हैं कि उन्हें विकास के लिए ज्यादा मदद चाहिए। कुछ सच क्या है, और इस बेहद जटिल गुत्थी को सुलझाने का रास्ता क्या हो सकता है? नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। हमारे सामने द हिंदू में प्रकाशित एक लेख है जो एक वैकल्पिक समाधान सुझाता है। हमारी कोशिश इस लेख के तर्कों को बारीकी से समझने की है और ये जानने की है कि क्या ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी टैक्स बंटवारे का एक ज्यादा न्यायसंगत आधार बन सकता है। और ये विषय यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये मौजूदा सिस्टम जिस पर इतनी बहस हो रही है, आखिर काम कैसे करता है। देखिए, इसका एक संवैधानिक ढांचा है। केंद्र सरकार जो भी टैक्स इकट्ठा करती है, उसका एक हिस्सा उसे राज्यों के साथ साझा करना होता है। और ये कौन तय करता है? ये हर 5 साल में बनने वाला वित्त आयोग तय करता है। वो एक फॉर्मूला देता है। अच्छा। और ये पैसा मुख्य रूप से 2 रास्तों से राज्यों तक पहुंचता है। पहला है टैक्स डिवोल्यूशन, मतलब केंद्रीय टैक्स में राज्यों का सीधा हिस्सा। और दूसरा है ग्रांट इन एड, और केंद्र द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं जिन्हें हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स या CSS कहते हैं। सुनने में तो ये व्यवस्था काफी सीधी साधी लगती है, तो फिर इसमें इतनी समस्याएं क्यों हैं? राज्य शिकायत क्यों कर रहे हैं? समस्याएं कई हैं। पहली और सबसे बड़ी शिकायत जीएसटी लागू होने के बाद से बड़ी है। राज्यों का कहना है कि उनके अपने टैक्स लगाने के अधिकार सीमित हो गए हैं। मतलब वो केंद्र पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। हाँ, वित्तीय रूप से केंद्र पर उनकी निर्भरता बढ़ गई है। और दूसरी बात, ये जो केंद्र की योजनाएं हैं CSS, वो इतनी ज्यादा हैं कि राज्यों को मिलने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं में बंध जाता है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च नहीं कर पाते। बिल्कुल, वो अपनी स्थानीय जरूरतों के लिए पैसा इस्तेमाल करने की आजादी खो देते हैं। और एक सेस और सरचार्ज वाला मुद्दा भी तो है जो अक्सर खबरों में रहता है। ये क्या है? जी, ये एक बहुत बड़ा पेंच है। संविधान के तहत केंद्र अपने टैक्स कलेक्शन पर सेस और सरचार्ज लगा सकता है। और इसकी खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस कमाई को उसे राज्यों के साथ साझा नहीं करना पड़ता। ये सारा पैसा केंद्र के पास रहता है। अच्छा, तो ये तो उस पूल को ही छोटा कर देता है जो राज्यों के साथ बंटना है। एकदम सही। और पिछले कुछ सालों में केंद्र की कमाई में इस हिस्से का अनुपात लगातार बढ़ा है। राज्य कहते हैं कि ये संघीय भावना के खिलाफ है। यानी एक तरह से सिस्टम को बाईपास करने का एक तरीका। आप कह सकते हैं। इन तकनीकी मुद्दों के अलावा एक बुनियादी बहस भी है दक्षता बनाम समानता की। हाँ, एफिशिएंसी वर्सेस इक्विटी, इस पर बात करते हैं। वित्त आयोगों ने इसे कैसे देखा है? ज्यादातर वित्त आयोगों ने समानता यानी इक्विटी को दक्षता या एफिशिएंसी पर तरजीह दी है। समानता का मतलब है कि जो राज्य पिछड़े हैं उन्हें ज्यादा मदद दी जाए। जी, ताकि वो बाकी राज्यों के बराबर आ सकें। और दक्षता का मतलब है कि जो राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्यादा टैक्स योगदान दे रहे हैं, उन्हें एक तरह से पुरस्कृत किया जाए। और इस समानता को नापने के लिए वे कौन से पैमाने इस्तेमाल करते हैं? मुख्य रूप से 2 पैमाने हावी रहे हैं। एक है जनसंख्या, मतलब जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा उसका हिस्सा ज्यादा। हाँ। और दूसरा है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य से कोई राज्य कितना पीछे है। जो जितना पीछे है उसे उतनी ज्यादा मदद। अच्छा। पर समस्या ये है कि इन पैमानों का वजन हर आयोग में बदलता रहता है ना। बिल्कुल। इससे एक अनिश्चितता बनी रहती है और यहीं से उन राज्यों की शिकायत शुरू होती है जो आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़े हैं। और यहीं से वो बहस शुरू होती है कि हम 1 रुपया देते हैं तो हमें सिर्फ कुछ पैसे वापस मिलते हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्य। हाँ, ये राज्य यही तर्क देते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का इंजन होने के बावजूद बंटवारे में उनके साथ अन्याय होता है। वो अपने टैक्स कलेक्शन के आंकड़े दिखाते हैं। जी, और कहते हैं कि देखिए, देश के कुल टैक्स में हमारा योगदान इतना ज्यादा है, लेकिन जब वित्त आयोग से पैसा वापस आता है तो हमें मिलता बहुत कम है। लेकिन क्या ये तर्क कितना सीधा है? क्या टैक्स कलेक्शन के आंकड़े पूरी कहानी बताते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं पर यह मामला और पेचीदा हो जाता है।
आलोचक कहते हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये कलेक्शन की जगह को दिखाते हैं, ना कि उस जगह को जहां आय असल में पैदा हुई। एक मिनट, कलेक्शन की जगह और आय पैदा होने की जगह, इसमें क्या फर्क है? कोई उदाहरण देकर समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए मुंबई में मुख्यालय वाली एक बड़ी कंपनी है। वो अपना सामान पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सब जगह बेचती है। ठीक है। तो उसकी कमाई तो पूरे देश से हो रही है, लेकिन क्योंकि उसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, वो अपना सारा कॉर्पोरेट टैक्स महाराष्ट्र में जमा करेगी। अच्छा, तो टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों में ये पूरी रकम महाराष्ट्र के खाते में दिखेगी। हाँ, जबकि इस कमाई को पैदा करने में दूसरे राज्यों के बाजारों का भी योगदान था। समझ गया। मतलब एक कंपनी का कागजी पता उसकी असली आर्थिक गतिविधि से ज्यादा मायने रखने लगता है। ये तो सिस्टम में एक बुनियादी खामी लगती है। बिल्कुल। इसी तरह सोचिए, केरल के बागानों में उगने वाली इलायची पूरे देश में बिकती है, लेकिन टैक्स केरल में जमा होता है। तो सिर्फ पैन कार्ड पर आधारित डेटा सही तस्वीर नहीं दे पाता। बहुराज्य कंपनियां, मजदूरों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, ये सब मिलकर तस्वीर को बहुत धुंधला कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम जिस डेटा पर भरोसा कर रहे हैं वही अधूरा है, तो फिर तो पूरी बहस ही गलत नींव पर खड़ी है। हाँ। तो फिर कोई और तरीका है जिसे हम राज्यों के असली आर्थिक योगदान के करीब पहुंच सकें? और यहीं पर द हिंदू का ये लेख एक दिलचस्प प्रस्ताव रखता है। क्या है वो प्रस्ताव? लेख का तर्क है कि हमें जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखना चाहिए। जीएसडीपी किसी राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाली कुल आर्थिक गतिविधि का माप है। मतलब उस राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार? जी, तर्क यह है कि किसी राज्य का जीएसडीपी उस राज्य में मौजूद टैक्स के आधार का सबसे अच्छा प्रॉक्सी या संकेतक है। सुनने में तो ये तर्कसंगत लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है या असल दुनिया के आंकड़े भी इसका समर्थन करते हैं? यहाँ पर ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। आंकड़े इस तर्क को मजबूती से सहारा देते हैं। 2023-24 के डेटा को देखें तो राज्यों के जीएसडीपी और उनके डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बीच का सहसंबंध यानी कोरिलेशन, हाँ, वो 0.75 है, जो काफी मजबूत माना जाता है। 0.75? ये तो काफी मजबूत है। और रुकिए, जीएसडीपी और जीएसटी कलेक्शन के बीच तो यह सहसंबंध 0.91 तक है। 0.91। ये तो लगभग परफेक्ट कोरिलेशन है। मतलब जीएसडीपी और जीएसटी कलेक्शन लगभग एक ही कहानी कह रहे हैं। एकदम सही। ये आंकड़ा तो इस पूरी बहस का रुख बदल सकता है। इसका मतलब जीएसडीपी महज एक अकादमिक विचार नहीं, बल्कि एक ऐसा पैमाना है जो जमीनी हकीकत के बहुत करीब है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जिस राज्य की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी है, मोटे तौर पर उसका टैक्स कलेक्शन भी उतना ही ज्यादा है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। अगर जीएसडीपी एक बेहतर पैमाना है, तो मौजूदा बंटवारे के फॉर्मूले से इसकी तुलना कैसी होती है? चलिए सीधे आंकड़ों की बात करते हैं। रिश्ता बहुत ही कमजोर है और यहीं पर आपको पूरी समस्या की जड़ दिखेगी। 2020 से 2025 के बीच केंद्र ने राज्यों को लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए दिए। 7.5 लाख करोड़, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा करीब 15.5% उत्तर प्रदेश को मिला। और टैक्स कलेक्शन में उनका योगदान कितना था? सिर्फ 4.6%। ओहो, इतना बड़ा अंतर। इसी तरह बिहार को 8.65% हिस्सा मिला, जबकि योगदान 1% से भी कम, सिर्फ 0.67% था। और दूसरी तरफ जो ज्यादा योगदान देने वाले राज्य हैं, उनकी क्या स्थिति है? वहां तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। महाराष्ट्र, जिसने देश के कुल टैक्स में 40% से ज्यादा का योगदान दिया। 40%? हाँ, 40%। उसे मिला सिर्फ 6.64%। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। और कर्नाटक ने 12.65% का योगदान दिया और उसे मिला सिर्फ 3.9%। जब आप इन आंकड़ों को इस तरह आमने सामने रखते हैं, तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दे का सवाल क्यों बन जाता है। बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि सिस्टम में कौन कितना कमा रहा है और उसे क्या मिल रहा है, इसका कोई तालमेल ही नहीं है। इसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? ये कुछ ऐसा है जैसे एक कंपनी का टॉप सेल्समैन और एक नया ट्रेनी, दोनों को लगभग बराबर बोनस मिल जाए। इससे टॉप परफॉर्मर का मोटिवेशन गिरना तो तय है। आंकड़ों की भाषा में कहें तो 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूले और वास्तविक टैक्स कलेक्शन के बीच का सहसंबंध सिर्फ 0.24 है। सिर्फ 0.24, जो लगभग
न के बराबर है, जबकि जीएसडीपी और टैक्स कलेक्शन का सहसंबंध 0.8 के ऊपर था। ये अंतर तो जमीन आसमान का है। हाँ, और लेख की सबसे आकर्षक बात यह है कि जीएसडीपी सिर्फ दक्षता की बात नहीं करता, ये समानता के साथ एक संतुलन बनाता दिखता है। वो कैसे? ये टैक्स योगदान को दर्शाकर दक्षता को मान्यता देता है, लेकिन क्योंकि यह पूरी तरह से टैक्स कलेक्शन के बराबर नहीं है, यह पुनर्वितरण के लिए भी गुंजाइश छोड़ता है। ठीक है, तो चलिए एक काल्पनिक स्थिति पर विचार करते हैं। अगर हम मान लें कि केंद्र से राज्यों को मिलने वाला सारा पैसा मौजूदा फॉर्मूले की जगह सिर्फ जीएसडीपी में उनके हिस्से के आधार पर बांटा जाए, तो तस्वीर कैसी दिखेगी? अगर ऐसा होता है तो 20 प्रमुख राज्यों में से 9 को फायदा होगा। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। जाहिर है, जिनकी अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा है, उन्हें ज्यादा हिस्सा मिलेगा। और नुकसान किसे होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को मिलने वाली राशि में सबसे ज्यादा कमी आएगी। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इससे हम उन राज्यों को सजा नहीं देंगे जिनकी ऐतिहासिक रूप से पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं रही हैं? ये दक्षता की दौड़ समानता को कहीं बहुत पीछे ना छोड़ दे? ये एक बहुत ही जायज चिंता है, पर यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि लेख का सुझाव जीएसडीपी को एकमात्र मानदंड बनाने का नहीं है। अच्छा, बल्कि उसे ज्यादा वजन देने का है। और दूसरी बात, लेख ये भी कहता है कि ये फायदा या नुकसान मध्यम होगा। मतलब कोई बहुत बड़ा उथल-पुथल नहीं होगा? नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यों के जीएसडीपी के हिस्से और उनके टैक्स कलेक्शन के हिस्से में उतना ज्यादा अंतर नहीं है जितना कि मौजूदा फॉर्मूले और टैक्स कलेक्शन में है। तो ये सिस्टम को योगदान की हकीकत के थोड़ा और करीब ले आएगा। तो आप कह रही हैं कि जीएसडीपी को ज्यादा महत्व देने से सिस्टम ज्यादा निष्पक्ष हो सकता है, बिना किसी राज्य को बहुत बड़ा झटका दिए? ये एक तरह का बीच का रास्ता हो सकता है। लेख का यही केंद्रीय तर्क है। जीएसडीपी को ज्यादा वजन देने से राज्यों के वास्तविक आर्थिक योगदान को बेहतर पहचान मिलेगी। इससे पूरी वित्तीय हस्तांतरण प्रणाली की विश्वसनीयता और निष्पक्षता की धारणा में भी सुधार होगा। और केंद्र राज्य संबंधों में भरोसा मजबूत हो सकता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सार ये है कि टैक्स बंटवारे का मौजूदा फॉर्मूला जो समानता पर बहुत ज्यादा जोर देता है, वो राज्यों के वास्तविक आर्थिक योगदान की अनदेखी करता है। और टैक्स कलेक्शन के आंकड़े भी, जैसा हमने देखा, भ्रामक हो सकते हैं। हाँ। ऐसे में जीएसडीपी एक ऐसे मध्यम मार्ग के रूप में उभरता है जो किसी राज्य की आर्थिक ताकत का ज्यादा सच्चा और स्थिर पैमाना है। जी, ये एक ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश है जहां राज्यों के प्रदर्शन को भी सराहा जाए और देश की जरूरतों को भी नजरअंदाज ना किया जाए। और ये लेख हमें उस सबसे बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है जिसका सामना हर वित्त आयोग को करना पड़ता है। हाँ, जीएसडीपी को ज्यादा वजन देने की बात की गई है, इसे सब कुछ बना देने की नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। समानता यानी जरूरतमंद राज्यों की मदद करना और दक्षता यानी ज्यादा योगदान देने वाले राज्यों को पुरस्कृत करना के बीच वो सही संतुलन क्या है? क्या भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में कोई एक फॉर्मूला सबको संतुष्ट कर सकता है, या ये हमेशा एक मुश्किल संतुलन साधने वाला काम ही रहेगा? ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। लेकिन एक बेहतर और ज्यादा पारदर्शी फॉर्मूले की तलाश ही अपने आप में एक मजबूत संघवाद की निशानी है। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।